हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। मैं नरेंद्र कुमार। और दोस्तों, आपको पता है हम लोग ईवीएस का एनसीईआरटी सॉल्व करवा रहे हैं और यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 15 नंबर के प्रश्न आते हैं और 15 नंबर का पेडागोजी आता है। इसके पहले दोस्तों हम लोग सातवीं वीडियो में हमने 12 अध्याय तक एनसीईआरटी सॉल्व कर लिया था, कक्षा 4 का, और बाकी कक्षा 5 का पूरा एनसीईआरटी हमने सॉल्व कर लिया है। अगर उसको आप अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उससे जा करके आप देख सकते हैं। आई बटन में आप जा करके प्लेलिस्ट में सारी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो वीडियोज़ को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज देखेंगे आज की 8वीं वीडियो, और ये कक्षा 4 का 13 अध्याय से स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, हमने 12 अध्याय पिछले वीडियो में सॉल्व कर लिया था। तो यहाँ पे 13 अध्याय होना चाहिए, लेकिन 13 अध्याय में कोई भी इम्पोर्टेंट प्रश्न नहीं बने हैं। तो इस प्रकार अगर कोई नए प्रश्न नहीं बनते हैं जिस अध्याय से, उस अध्याय को काट दिया जाएगा। तो आप लोग परेशान मत होइएगा कि अध्याय 13 या अध्याय 12 या कहाँ से गायब हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि अध्याय 13 से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं बनता है, तो इसको नहीं लिखा गया है किसी भी प्रश्न को। फिर उसके बाद दोस्तों बात करेंगे 14 अध्याय के। तो 14 अध्याय स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें जो देखेंगे, बेलवनिका गांव कर्नाटक में है। अगर आपसे पूछा जाए कि बेलवनिका गांव कहाँ पे है, तो वो कर्नाटक में है। और उसमें जो है कि बसवा के खेत के बारे में बात की गई है, और एक बसवा नाम का व्यक्ति है, वो जो बेलवनिका गाँव का रहने वाला है, और बेलवनिका गाँव कर्नाटक पड़ता है। और वो अपने खेती के बारे में, यानी वो बताता है कि मेरे पिताजी कैसे खेती करते थे, फिर अब मैं जो है कि कैसे खेती करता हूँ। तो वो प्याज उगाने के बारे में कुछ बातें बताता है और उससे रिलेटेड इस कहानी में है। तो उस कहानी से जितने सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं वो हमने यहाँ पे आपके बीच में रखा हुआ है। अब देखिए, जुलाई के महीने में प्याज उगाने का काम शुरू होता है। तो वहाँ पर अगर बात करें तो वहाँ जुलाई महीने में क्या करते हैं, लोग प्याज उगा लेते हैं, ठीक है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप आ जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर आप भी देखते होंगे, आपकी फसल लगती होगी, कोई भी छोटे मोटे सब्जी लगा लीजिए या बड़े बड़े पौधे भी लगा लीजिए, तो अपने आप जो है कि कुछ पौधे यहाँ पे उग जाते हैं और वे बिना किसी काम के होते हैं। और वही पौधे क्या कहलाते हैं दोस्तों, खरपतवार कहलाते हैं, और वो फसल के लिए भी नुकसानदायक होते हैं। तो चलिए, क्यों नुकसानदायक होते हैं इसको भी देख सकते हैं। खरपतवार को खेतों से निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेते हैं। आप कितना भी अच्छी अच्छी खादें डाल देंगे उसमें, तो जो खाद की जो पोषक तत्व होते हैं वो ये जो खरपतवार हैं वही सब ले लेते हैं, और बाकी सब आपके फसलों को नहीं मिल पाता। तो इसलिए उसको नष्ट करना क्या है, ज़रूरी है। अगर प्याज को समय समय पर अगर खोदा ना जाए तो ज़मीन के अंदर ही प्याज क्या हो जाएगी, सड़ जाएगी। आप भी देखते होंगे, अगर आपको ज़्यादा लेट हो जाता है प्याज निकालने में, तो नीचे जो है कि प्याज खराब हो जाती है। तो ये तो जाहिर सी बात है, आम सी बात है, जिसे आप अपने घरों में भी देखते होंगे। अब चलते हैं अगला स्लाइड पे, और अगला स्लाइड पे देखते हैं क्या है। अब देखो, उसी बसवा के बारे में बात किया गया है कि वो बसवा क्या करता है, अपने खेत में मिट्टी को नरम करता है। एक उसके पास औजार होता है, उस औजार से खेत को मिट्टी को नरम करता है, और इसके हाथों में आप देख सकते हैं छोटी सी कुदाल जैसे है, और हम लोग हमारे यहाँ जो कुदाल बोलते हैं, लेकिन ये जो है इसके जो एक को खूंटी बोलते हैं। ये जो हाथ में लिया हुआ है और इससे जो है कि मिट्टी को नरम करता है, ये क्या है, उसका खूंटी कहलाता है। और दक्षिण भारत में इसे क्या, खूंटी के नाम से जाना जाता है। हमारे यहाँ खुरपी कह लीजिए, चाहे आप कुदाल कह लीजिए, तो छोटा सा होता है और उसे वो लोग क्या कहते हैं, खूंटी कहते हैं, और इसकी सहायता से मिट्टी को नरम किया जाता है। याद रहेगा। अब आगे चलते हैं। कर्नाटक में जो हसिया है दोस्तों, उसको इलगे कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, इलगे, ठीक है। क्या कहा जाता है, इलगे कहा जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पे इसको इलगे कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, हसिये को क्या कहते हैं, इलगे कहते हैं। अब देखिए, ये जो कर्नाटक में जो हल होता है, यानी जो किसान हल से मिट्टी को खोदता है, उसे उस हल को दक्षिण भारत में कुरीगे कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुरीगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं, मिट्टी को नरम करने के लिए खूंटी का इस्तेमाल किया जाता है।
और जो हंसिया होता है उसको इल्गे कहा जाता है। हंसिया जैसे देख सकते हैं, जैसे हम लोग हमारे तरफ भी हंसिए होते हैं, लेकिन हमारे तरफ कुछ हंसिए अलग तरीके के होते हैं, लेकिन उधर क्या अलग तरीके के होते हैं, और हंसिए को वो लोग इल्गे कहते हैं। और जो हल है, हल को कुरुगे कहते हैं। अब तो हलों का उतना इस्तेमाल नहीं हो रहा है, आपको पता ही है कि आधुनिक युग आ गया। आधुनिक युग में मानव ने बहुत सारे कृषि यंत्र अच्छे बना दिए, जिससे इधर देसी हल की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन किताबों में दिया है इतिहास के बारे में कुछ जानकारी के लिए, चाहे बच्चों को सचेत करने के लिए, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और दोस्तों ये जो अध्याय है, अध्याय 16, इसको बहुत ही इम्पोर्टेंट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से जो कि प्रश्न पूछे जाते हैं। और पूछा जाता है कि कौआ अपना घोंसला कहाँ बनाता है, किलचड़ी चिड़िया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है, कबूतर अपना घोंसला कहाँ बनाता है। घोंसले से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से आपके एग्जाम में बनते हैं। तो मैं बार बार कहता हूँ कि आप जितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है उसको तो पहले ज़रूर पढ़ लीजिए। और वैसे तो एनसीईआरटी के सभी महत्वपूर्ण है कि कहाँ से प्रश्न बन जाए, लेकिन ये जो कुछ पॉइंट हैं, जैसे हाथी हो गया, शेर हो गया, इन लोगों पे जो है कि इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं। उसी प्रकार दोस्तों ये जो है कि 16 अध्याय है, और इस अध्याय का नाम है चू चू करती आई चिड़िया, ठीक है। तो इसमें जो है कि एक व्यक्ति होते हैं गीजू भाई बधेका, और गीजू भाई बधेका दोस्तों गुजरात के रहने वाले हैं। ये छोटे बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते हैं, और ये जो कहानी एनसीईआरटी में आपको मिलती है गीजू भाई बधेका की ही मिलती है। और उन्हीं के एक लेख से, एक पत्र से अपने आसपास पाए जाने वाले चिड़ियों के बारे में वर्णन किया, और इसको एनसीईआरटी में शामिल किया गया है। और उन्हीं से बच्चों को अगल बगल के चिड़ियों की जानकारी दी जाती है कि वो लोग कैसे, किस घोंसले में रहते हैं और किस तरह का अपना घोंसला बनाते हैं। जिस प्रकार दोस्तों मनुष्य अपने रहने के लिए घर बनाता है, उसी प्रकार ये जो चिड़िया हैं, चिड़िया भी अपने रहने के लिए और अंडे देने के लिए क्या करती हैं, अपना ये नया नया घर बनाती हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से जानेंगे, और पूरा जो है कि जितनी चिड़ियाओं से संबंधित प्रश्न आते हैं आपको क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने अभी गीजू भाई बधेका के बारे में बता दिया, आप ऊपर से पढ़ सकते हैं। ये जो चिड़िया आपको दिख रही है दोस्तों, ये चिड़िया है किलचड़ी चिड़िया। कौन सी चिड़िया? किलचड़ी चिड़िया आपको दिख रहा होगा इमेज में। अब देखेंगे इसके बारे में कि ये अपना घोंसला कैसे बनाती है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे किलचड़ी के घोंसले में पौधे की नाजुक टहनी, देखो नाजुक टहनी और जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है। जिस प्रकार हम लोग अपने बिस्तर पे अलग अलग प्रकार की बेडशीटें, इस तरह के अलग अलग सजावटी चीज़ें लगा करके हम लोग जैसे सोते हैं, उसी प्रकार ये अपने घोंसले जब बनाती है तो पौधे की नाजुक नाजुक टहनियाँ, यानी हल्की हल्की टहनियाँ, और जड़ें, ऊन, बाल और रुई बिछा होता है। तो एकदम साफ साफ आपके एग्जाम में पूछता है कि वो कौन सी चिड़िया है जो क्या करती है, नाजुक टहनी से और जड़ों से, ऊन से और बाल और रुई से अपना घोंसला बनाती है। तो सीधे आपका दिमाग जाना चाहिए कि वैसी जो करती है वो किलचड़ी चिड़िया करती है, उसमें ऊन बाल बिछा होता है, वो किलचड़ी चिड़िया का घोंसला होता है, ठीक है। किलचड़ी चिड़िया की चोंच अंदर से लाल होती है। ये जो इसकी चोंच दिखी होगी दोस्तों, तो ये अंदर से क्या होती है, लाल होती है। और किलचड़ी चिड़िया छोटे छोटे कीड़े खाती है, ठीक है। तो याद रहेगा कि ये क्या करती है, अपना घोंसला पतली पतली टहनियों से, ऊन से, रुई से, और जो बाल उपस्थित होता है और जड़ें जो होती हैं पतली पतली, उससे क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। और ये चिड़िया कौन सी है, किलचड़ी चिड़िया है, ठीक है। किलचड़ी चिड़िया अपना इसी प्रकार की घोंसला बनाती है। अब आगे चलते हैं और अगला देखते हैं, अगले में किस जानवर की, किस पक्षी की बात की गई है कि कैसा घोंसला बनाता है। देखिए ये है फाख्ता पक्षी, इमेज में आप देख लीजिए, ये है फाख्ता पक्षी जिसे डॉव कहा जाता है। और ये अपना घोंसला किस प्रकार बनाता है, इस जो है कि इसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इधर देखेंगे तो फाख्ता पक्षी क्या करता है दोस्तों, जो कैक्टस का कांटा होता है, ठीक है, कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की जो मेढ़े होती हैं, यानी जो मेहंदी की शाखाएं निकली होती हैं, उन शाखाओं पे कहीं ना कहीं, या जो उनके दो शाखाओं के बीच में स्थान होता है, वहाँ पे क्या करती है, फाख्ता पक्षी अपना घोंसला बनाती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा पक्षी है जो कैक्टस के कांटों के बीच और मेहंदी की मेढ़ के बीच में अपना जो है कि घोंसला बनाता है। तो वो पक्षी होता है फाख्ता। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे ये फाख्ता पक्षी है, और ये एक जो है कि मेहंदी के पेड़ों पे क्या किया है, अपना घोंसला बनाया हुआ है और अंडा देते हैं। तो ये बहुत ही रिलेटेड प्रश्न यहाँ से बनते हैं, और इन प्रश्नों को आप अच्छे से पढ़िए, क्योंकि
यहाँ से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। और अभी और सारे ऐसे पक्षी हैं जिनको आप जानते नहीं होंगे कि ये किस प्रकार के जो है कि घोंसले बनाते हैं। तो फाख्ता का बात करेंगे तो दोस्तों फाख्ता के बारे में बस ये बताइएगा, जो कैक्टस के कांटे और मेहंदी की मेड़ के बीच में अपना क्या करता है, घर बनाता है, अपना घोंसला बनाता है। उसके बाद बात करेंगे इस चिड़िया को आप लोग हमेशा देखते होंगे, छोटी सी चिड़िया होती है, हमेशा इधर उधर फुदकती रहती है, ठीक है। हमारी भाषा में इसे फरगुद्दी बोलते हैं, लेकिन इसे जो है कि हिंदी में गौरैया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, गौरैया के नाम से। और आप लोग देखेंगे होंगे कि ये जो छोटी सी पक्षी होती है लगभग घरों में ज़्यादा लगाती है, ठीक है। और ये घरों में आईने के पीछे इसका जो है कि ज़्यादा से ज़्यादा घोंसला पाया जाता है। तो देखिए अलमारी के ऊपर, जो अलमारियाँ होती हैं उसके ऊपर आईने के पीछे घोंसला बना लेती है, और वो कौन सा है, गौरैया पक्षी है। इसी प्रकार कुछ कबूतर भी करते हैं दोस्तों। ये जो कबूतर है, कबूतर भी कुछ इसी तरह का घोंसला बनाते हैं, जो छोटा सा स्थान कहीं खाली पाते हैं और पुराने खंडहरों में अपना एक क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों याद रखेंगे कि गौरैया क्या होता है, आईने के पीछे और उसके घोंसला अपन बनाती है, चाहे अलमारी होता है उसके ऊपर बना लेती है। और जो जैसे पुराने घर हुआ करते थे, जैसे खपड़े वगैरह के घर हुआ करते थे, तो उसमें भी ये गौरैया चिड़िया बहुत ज़्यादा अपना घर बनाती थी। और कबूतर भी खास उसी प्रकार करते हैं। देखेंगे अगर नया घर भी बनाया, कहीं थोड़ा सा कोना छूटा हुआ, तो कबूतर आकर के वहाँ क्या कर लेता, अपना घोंसला बना लेता। तो ये लोग घरों में अपना घोंसला बनाते हैं अधिकतर। तो इसके बारे में आप लोग पढ़ लेंगे कि गौरैया चिड़िया अपना घोंसला इस प्रकार बनाती है, ठीक है। अब अगला जो है, अगला देखेंगे हम लोग, और अगला बात किया गया है कौवे के बारे में, ठीक है। इधर आप कौवा देख सकते हैं, बहुत ही चालाक पक्षी है माने तो ये। और कौवा जो होता है अपना कैसे बनाता है घोंसला, तो कौवा घोंसले में लोहे के तार, किसका, लोहे का तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती। देखिए ये जो कौवा अपना घोंसला बनाता है, तो वो कहीं से देखेंगे उसमें तो तार उठा करके लेके आ जाता है, मोटी मोटी शाखाएं लेके आता है और अपना क्या करता है, अपना घोंसला बनाता है। और कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। देखिए यहाँ पे दो प्रश्न यहाँ से बनते हैं। एक जो है कि पूछा जाता है कि वो कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, ठीक है। और एक पूछा जाता है कि वो कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला क्या करता है, ऊंची डाल पे बनाता है। एक ऊंची डाल का इस्तेमाल किया जाता है और एक ऊंचा सबसे पेड़ का। तो अगर सबसे ऊंची डाल का इस्तेमाल किया जाए तो वहाँ समझिएगा कि कौवा अपना घोंसला बनाता है। अगर पीपल है दोस्तों आपके गांव में, तो पीपल में देखेंगे जो सबसे ऊपरी डाल होती है उस पर कौवे का घोंसला होता है, ठीक है। और सबसे ऊंची डाल पे बात की जाए तो जो चीलबाज होते हैं वो सबसे ऊंचे पेड़ पे अपना घोंसला बनाते हैं। तो अभी जो कि उसका हम लोग दूसरे चैप्टर में पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पे मैं अभी बता दे रहा हूँ कि जो सबसे ऊंचे पेड़ होते हैं उन पे घोंसला बनाने का काम चील और बाज का होता है, और सबसे ऊंची डाल पर बनाने का कौवे का होता है। तो ये कौवे के बारे में याद रखेंगे। और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, नहीं तो इसका क्लास खत्म होने के बाद PDF आपको मिलेगा। अगर PDF किसी को चाहिए तो व्हाट्सअप पे रिक्वेस्ट कर सकता है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरा नंबर व्हाट्सअप मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कोयल की। ये बहुत ही चालाक पक्षी है, ये अपना घोंसला नहीं बनाती है। ये क्या करती है, ये कौवे के घोंसले में ही अंडा दे देती है। बहुत ही चालाक है, ठीक है। ये क्या करती है, मेहनत नहीं करना चाहती है, ये अपने घोंसले नहीं बनाती है। ये क्या करती है, कौवे के घोंसले में ही अंडा जा करके ये दे देती है। और कौवा क्या करता है, कोयल के अंडे को अपने अंडों के साथ क्या करता है, सेता है और उससे बच्चा निकल जाते हैं। अब देखिए कभी कभी क्या करती है कोयल, कभी कभी क्या करती है कि कौवे के अंडे को उसमें से निकाल करके बाहर फेंक देती है और अपने अंडे आराम से उसमें रख देती है। इतनी चालाक जो है कि ये पक्षी है। और इसकी आवाज़ तो बहुत ही सुंदर लगती है और इसकी मधुर आवाज़ों के लिए इसको जाना जाता है। और ये कोयल चालाक होती है, कौवे के घोंसले में ही अपना अंडा दे देती है और कभी कभी क्या करती है, कौवे के अंडे को बाहर निकाल करके फेंक देती है और अपना अंडा उसमें रख देती है। तो ये रहा कोयल के बारे में। अब आगे चलते हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर वीडियो को दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए इसे एक बार, कि आपके दोस्तों को भी इसका फ़ायदा मिल सके और लोगों तक ये जो कि रीच जा करके बढ़ सके। और दोस्तों अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगता है, ठीक है। इससे क्या होता है कि दोस्तों थोड़ा सा मनोबल और जो है कि वीडियो बनाने का बढ़ता है कि लोग जो है कि रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ठीक है। इसका किसी न किसी को फ़ायदा मिल रहा है।
अब यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, ये एक चिड़िया है जिसका नाम है दर्जिन चिड़िया। ठीक है, देखिए दर्जिन का मतलब होता है सिलने वाला। और जैसे आप जो है कि कपड़े नए नए सिलवाने हैं तो आप कहते हैं कि हमें दर्जिन के पास जाना है और अपने कपड़े सिलवाना। जिस प्रकार दर्जिन आपके कपड़े सीता है, उसी प्रकार ये दर्जिन चिड़िया पत्तों को सी कर अपना घोंसला बनाती है और उसी में अंडे देती है। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे दर्जिन चिड़िया के बारे में, इसकी चोंच जो होती है दोस्तों बहुत ही नुकीली होती है और नुकीले चोंच से पत्तों को सी लेती है। ठीक है, और सीने के बाद उसके बीच में जो थैली बचती है उसी थैली में जाकर के बैठ के ये अंडा देती है। तो देखिए ये जो पक्षी हैं अलग अलग तरीके के ही घर बनाते हैं, किसी भी पक्षी का लगभग सेम आपको नहीं मिलेगा, ये अलग अलग तरीक़ों से अपना घोंसला बनाते हैं। जिस प्रकार दर्जिन चिड़िया के बारे में बात किया जाए तो बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि दर्जिन मतलब सीने वाला, और ये ऐसा चिड़िया है जो अपनी चोंच से पत्तों को क्या कर लेता है, सी लेता है और थैली नुमा बना करके उसमें क्या जा करके अंडे देता है। तो वो होती है दर्जिन चिड़िया। अगर इस तरह का बात किया जाए तो वो दर्जिन चिड़िया के बारे में बात की जा रही है। क्लियर है, तो आगे चलते हैं। अब ये है दोस्तों बसंत गौरी, गौरी के नाम से जाना जाता है, बसंत गौरी के नाम से जानी जाती है। ये चिड़िया बसंत गौरी के नाम से जानी जाती है और ये अपना घोंसला कैसे बनाती है यहाँ पे देखेंगे। तो ये क्या करती है दोस्तों, आपको देखे होंगे गर्मी के समय में जो अगर पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ के बीच में वो टक टक करते हुए क्या करती है, एक खोखला बना देती है, यानी एक जगह बना लेती है और उसी में जा करके अपना अंडा देती है। ठीक है, एक बार देखेंगे यहाँ से, या गर्मियों में पेड़ों में टुक टुक करते रहते हैं। ठीक है, और पेड़ के तनों में गहरा छेद बनाकर उसमें अंडे देते हैं। तो जो कुछ ऐसे पेड़ होते हैं जो हल्का नरम होते हैं तो वो हमेशा क्या करती है, इस तरह अपना ठोड़ मारते रहती है, अपनी चोंच मारते रहती है और उससे एक जो है कि गड्ढा बन जाता है या एक जगह बन जाता है और उसी जगह में जो अंडा देती है उस चिड़िया को कहते हैं बसंत गौरी। देखिए कुछ याद करना नहीं है, बस ये फैक्ट देखना है कि मतलब वो कहाँ जो है कि अपना घोंसला बना रही है। ठीक है, तो अगर बसंत गौरी के बारे में पूछा जाए, चाहे पूछा जाए कि वो कौन सा पक्षी है जो गर्मियों में लगातार पेड़ों के बीच में अपनी चोंच मारती रहती है और एक स्थान बना लेती है और उसी स्थान में जाकर के अंडा देती है, तो सीधे समझिएगा कि वो बसंत गौरी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, किसके बारे में, बसंत गौरी के बारे में। और यहाँ से जो है कि प्रश्न आपके एग्जाम में खूब बनते हैं, आप जा करके एग्जाम के पेपर उठा करके देख लीजिएगा। नहीं तो जब इसका हम लोग पूरा क्वेश्चन करवाएंगे तब आपको समझ में आएगा कि हाँ सर जी क्या बोल रहे हैं, चाहे ये कहाँ से प्रश्न बन रहा है। अब इधर जो एक पक्षी दिख रहा होगा दोस्तों, ये पक्षी होता है शक्करखोरा। ठीक है, ये शक्करखोरा पक्षी है और इसके बारे में जानेंगे कि ये अपना घोंसला कैसे बनाता है। या किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की लटकती डाली पर अपना लटकता हुआ घोंसला बनाती है। देखिए ये क्या करती है, कोई अगर डाली है, जैसे मान लीजिए डाल है, ठीक है, पेड़ की, तो इसमें जो है कि चिपका करके नीचे से लटका हुआ जो है कि इसका घोंसला रहता है इस तरह का, उस डाली में इसके घोंसले क्या होते हैं, लटके रहते हैं। यह घोंसला बाल बारीक घास, पतली टहनियाँ, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों से बनाती है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा एक और पक्षी है उससे जो है कि रिलेटेड यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे रिलेटेड ये नहीं है। ये क्या करती है, एक पूरा उसी जो डाल है, डाल में लटकता हुआ, हल्का सा लटकता हुआ झूल इसका रहता है घोंसला, और ये भी क्या करती है, रुई, पेड़ की छाल, टुकड़े, मकड़ी के जाले और कपड़ों के चीथड़ों को ला करके इसमें अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, तो अगर इस तरह के कुछ आपको घोंसला अगर पेड़ों पे मिले, कोई पतली सी टहनी है उस पर लटकता हुआ, नीचे से थोड़ा सा आपका जब मिले घोंसला, तो वो समझना शक्करखोरा पक्षी का घोंसला है। और उसमें घास वगैरह मिलेंगी, पतलों वगैरह मिलेगी और लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े और मकड़ी के जालों वगैरह को भी उठा करके ला करके वो लगा देती है। और उसके में सबसे ज़्यादा कपड़े के चीथड़े आपको मिलेंगे। ठीक है, और पतले पतले धागे नुमा आपको छोटे छोटे टुकड़े मिलेंगे खरपतवार के। ठीक है, अब देखेंगे नर वीवर पक्षी। दोस्तों इसका जो है कि बहुत ही सुंदर घोंसला देखने को लगता है, आप देखेंगे इसको तो इसका जो है कि घोंसला बहुत ही अति सुंदर लगता है। इधर आप एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये जो है कि एक पेड़ है और इस पेड़ पे खूब सुंदर सुंदर लटकते हुए क्या झूले जैसे इसमें घर बनाए जाते हैं। और ये जो घर बनाते हैं वो नर पक्षी ओनली बनाते हैं। नर वीवर पक्षी होता है वो केवल अलग अलग नर वीवर, जितने नर वीवर होते हैं ये अलग अलग क्या करते हैं,
घर बनाते हैं और जो मादा बीवर पक्षी होती है उनमें से चुनती है कि कौन सा इसको घर क्या होगा अच्छा लगेगा और उसी घर में अपने अंडे देती है। जिस प्रकार अगर आपका शादी विवाह पड़ गया है तो आप जाते हैं दुकानों पे तो बहुत सारे साड़ियाँ आती हैं, तो उसमें जो आपकी औरत पसंद करती है वही आप साड़ी क्या उसको दिलाते हो, चाहे वो खरीदती है जो उसको पसंद आता है। उसी प्रकार ये पक्षियों की भी इसी तरह की कुछ भावनाएं हों या जो भी हो, इसमें नर पक्षी जो होते हैं अलग अलग पेड़ों पे जा कर के, चाहे उसी पेड़ पे बहुत सारे नर पक्षी अलग अलग घोंसले बना देते हैं। और ये पतलो एक प्रकार का होता है जूट जैसा, और सॉरी जूट नहीं, ये पतलो होती हैं और उस पतलों से क्या किया जाता है, इसको लगभग सील करके छोटे छोटे धागों में काट करके इस जो है कि घर को बनाया जाता है। और ये लटकता जो घर है उसको सबसे पहले नर बीवर पक्षी बनाता है, फिर मादा उसको जा कर के पसंद करती है, जो उसको सुंदर लगता है उसी में जा कर के ये अंडे देती है। तो ये नर बीवर के बारे में है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अपने अपने घोंसले बनाते हैं कौन, नर बीवर, और मादा बीवर को जो अच्छा लगता है उसी में जा कर के वो अंडे देती है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देखें कि सभी प्रकार के जो जितने पक्षी हैं वो सभी पक्षी अलग अलग घोंसले बना रहे हैं और अंडे देने की बस ओनली बात हो रही है। तो ये जितने सारे इधर पक्षी दिख रहे हैं, चाहे जितने पक्षियों के बारे में हमने अभी पढ़ा, वो सारे पक्षी घोंसला बनाते क्यों हैं? वो ज़्यादातर घोंसले अपने अंडे देने के लिए बनाते हैं, और जब ये अंडा दे लेते हैं उनमें से बच्चे निकल जाते हैं तो सभी पक्षियाँ अपने घोंसले को छोड़ करके चले जाते हैं। चले जाने का अर्थ है वो ज़मीन पे चले जाते हैं, चाहे किसी दूसरे जगह जा कर के अपना घोंसला बनाते हैं, चाहे इधर उधर दौड़ते घूमते रहते हैं, फिर अपना आराम करते हैं, चाहे जो भी करते हैं। तो वो अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, पेड़ पर, ज़मीन पर और जगहों पर। ठीक है, जैसा कि फिर से यहाँ पे देखेंगे क्या क्या लिखा हुआ है। पक्षी केवल अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं। जब अंडों से बच्चे निकल जाते हैं तो घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं। घोंसला छोड़कर पक्षी अलग अलग जगहों पर चले जाते हैं, जैसे पेड़, ज़मीन और पानी में। पानी में चाहे पानी वाले स्थान पे, यानी अलग अलग स्थानों पे वो लोग अपना घर छोड़ करके चली जाते हैं। फिर जब उनको अंडे की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय क्या करते हैं, अपना फिर से नया नया घोंसला बनाते हैं, अंडे देते हैं और अंडे से बच्चे निकलते हैं। ठीक है, तो ये रहा पक्षियों के बारे में दोस्तों जानकारी। और आगे चलते हैं, और आगे जो है कि इसी चैप्टर में कुछ और जो है कि कुछ जानवरों के बारे में बताया गया है, दांतों के बारे में। कि आप लोग देखे होंगे कि जो बिल्ली होते हैं उसके कैसे दांत होते हैं, और जो गाय होती है वो हमेशा चबाती रहती है, तो उसके क्या कारण होते हैं और वो क्या करती है। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। तुमने देखा होगा कि जानवरों के दांत अलग अलग होते हैं। ठीक है, हमारे तो दांत लगभग दोस्तों सेम होते हैं, सेम बनावट होती है, लेकिन अलग अलग जानवरों के अलग अलग बनावट होती है। जैसे गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। तो देखो गाय के जो अगले दांत होते हैं वो जैसे पत्ते को काटती है, जिस प्रकार हमारे मुख में 4 दांत होते हैं, एक कृंतक, एक रदनक और चवर्डक और अग्र चवर्डक। ठीक है, तो हम लोग के जो कृंतक दांत होता है ये आगे वाला, ये काटने के काम आता है, और ये हमारे में थोड़े से पतले होते हैं और चौड़े होते हैं। उसी प्रकार गाय के आगे के दांत छोटे होते हैं पत्तों को काटने के लिए। तो सभी जानवर के लगभग आगे के दांत काटने वाले होते हैं, और घास चबाने के लिए पीछे के दांत चपटे और बड़े होते हैं। जिस प्रकार हमारा चवर्डक दांत जिस प्रकार भोजन को चबाता है, उसी प्रकार इनके भी भोजन चबाने के पीछे के दांत चपटे और क्या होते हैं, बड़े होते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे कि जो गाय होती है, गाय के अगले जो दांत होते हैं पतले होते हैं, और वो क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और वो क्या करते हैं, भोजन को काटते हैं, और पीछे चपटा जो भाग होता है वो भोजन को पीसता है, चाहे चबाता है। ठीक है, और बिल्ली के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो बिल्ली की आप देख सकते हैं आगे जो है कि 2 या 4 इसके दांत नुकीले होते हैं। तो बिल्ली के दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं, जो मांस फाड़ने और काटने के काम आते हैं। ठीक है, अगला वाला जो भाग होता है वो मांस को फाड़ने या काटने का काम करता है, और बिल्ली के दांत कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं। ठीक है, अब अगला फैक्ट देखते हैं दोस्तों, और ये जो कि लगभग 1 या 2 स्लाइड और बचा होगा, उसके बाद आपका ये जो कि वीडियो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इधर देखेंगे। सांप के दांत होते हैं तो नुकीले हैं। जो सांप के दांत हैं वो भी क्या होते हैं दोस्तों, नुकीले। जिधर कि आपकी एग्जाम्पल में आप इमेज में देख सकते हैं, उनके दांत क्या होते हैं, नुकीले होते हैं। वो अपने शिकार को चबा कर नहीं बल्कि निगल कर खाता है। देखिए इसके भी दांत होते हैं,
सर्प के दांत होते हैं, लेकिन ये क्या करता है, न फाड़ता है न काटता है, वो सीधे क्या करता है और निगलता है। जैसे चूहों वगैरह के जब खाता है, चाहे छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को जब खाता है, तो अपने अंदर निगल करके इधर से इसके नली द्वारा अपने अंदर लेके जाता है, वो काटता पीसता नहीं है, दांत होने के बावजूद भी। ठीक है, अब इधर देखेंगे और अगला जो है कि ये गिलहरी के बारे में बात की गई है दोस्तों। ठीक है, तो गिलहरी के जो दांत होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं। अगर वो क्या करे, दांतों से काटने और कुतरने का यही इसका कारण होता है। ठीक है, ये क्या करती है, अपने दांत को हमेशा रगड़ते रहती है, क्योंकि इसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। तो इसको एक बार फिर से देखेंगे। कह रहा है कि गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, दांतों से काटने और कुतरने के कारण इनके दांत घिसते रहते हैं। अगर ये वस्तुओं को कुतरे ना, काटे ना या रगड़े ना, तो इनके जो कि दांत बढ़ते जाएंगे और इसके जबड़ों में जा करके फंस जाएंगे और इसकी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए वो हमेशा अपने दांत से कुछ न कुछ वस्तुओं को कुतरते रहते हैं। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पे जो कि अध्याय जो शामिल किया गया था वो पर्यावरण शिक्षा विभाग अहमदाबाद द्वारा शामिल किया गया था, और ये पर्यावरण शिक्षा केंद्र 1984 में स्थापित किया गया था भारत में। और ये कहाँ है, ये अहमदाबाद में। कहाँ है, अहमदाबाद में। तो ये जो रहा आपका ये वीडियो। और दोस्तों आज का जो है ये 8वां वीडियो ख़त्म होता हुआ, और इसी के साथ जो है कि अब अगले वीडियो में मिलेंगे 9वें वीडियो में। और इस 9वें वीडियो में आपका EVS कक्षा 4 का पूरा समाप्त हो जाएगा, क्योंकि 2-4 अध्याय ही बचे हैं और उस 2-4 अध्याय में बहुत ही कम प्रश्न बनने वाले हैं। अभी तक जितने इंपॉर्टेंट बनने वाले थे वो 2 वीडियो में क्लास 4 का ख़त्म हो चुका है। अगर इसके पहले की जितनी वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उससे जा करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।